चलें, ये जो क्राइसिस वहाँ क्रिएट हुआ है इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कोई काशिफ साहब दुबई से? जैसे अब ये बांग्लादेश के हम हालात देख रहे हैं और हसीना वाजिद और उनकी फैमिली जिस तरह से डीप रूटेड है इंडिया के साथ, इस तरह से अब अगर जो नई गवर्नमेंट आती है, ये अगर पाकिस्तान से कुछ मदद मांगते हैं या पाकिस्तान से कुछ ताल्लुकात बढ़ाते हैं, हम पहले भी मशरकी पाकिस्तान थे तो आज फिर से क्यों नहीं दोबारा से हम इकट्ठे हो सकते? क्या पाकिस्तान भी आगे कदम बढ़ा सकता है या ये आज भी इंडिया से डर के पीछे हट जाएगा और कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कुछ भी कर सकते? देखिए, इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से बिल्कुल कोई किसी किस्म की पेशकदमी नहीं होगी प्रो पाकिस्तान। इस वक्त आपने बयान सुन लिया है, जो नए इंटरिम एडवाइज़र हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही समझे आप, कि उनके जो 3 इस वक्त ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक फॉर्मल काबीना बनाई जाए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। अभी गवर्नमेंट नहीं बनी, इंटरिम, ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। नंबर 2 के इलेक्शंस का फ़ैसला हो कब होने और कैसे होने हैं। और तीसरा ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ुसूसन हिंदूज़, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि हसीना वाजिद और अवामी लीग बड़ी प्रो इंडिया थी और अब वहाँ भी प्रो इंडिया मीन्स प्रो हिंदू। तो वहाँ काफ़ी कुछ इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ हिंदूज़ को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और वो कुछ भागने की भी कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके इनटू कैलकाटा एंड अदर्स। तो सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। और ये बाय द वे, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये कौन कर रहा है। ये अभी तक ये बात आई नहीं है, मगर बात आएगी। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन किया था हसीना वाजिद ने, जो कि बड़े एंटी इंडिया थे और प्रो इस्लाम थे, और उनमें जमात इस्लामी सरफहरिस्त है। और इस वक्त आप देखें कि जमात इज़ नाउ वंस अगेन बैक ऑन द स्ट्रीट्स। हालांकि बड़ी उनको क्रश किया था, मगर वो ख़त्म नहीं हुए। उनके बड़े लीडर्स को एक्सिक्यूट भी किया गया, मारे भी गए, एंड येट जमात इज़ स्टिल अ फैक्टर देयर, बट नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट नेवरदलेस अ फैक्टर। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म उसने काफ़ी रूट्स पकड़े हैं, और ये जो गवर्नमेंट आई है ये भी मैं समझता हूँ ये सेक्युलर गवर्नमेंट है, होगी और रहेगी। ये उसको तब्दील नहीं करेंगे। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई ओपनिंग क्रिएट करना, मेरा ख़्याल है वो समझेंगे कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज़ ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी ओवरचर्स, बट आई थिंक इन द लॉन्गर टर्म वंस ए न्यू गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, मैं यकीनी तौर पे आपसे ये कह सकता हूँ कि दैट गवर्नमेंट विल बी न्यूट्रल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात होंगे, चाइना के साथ भी होंगे, इंडिया के साथ भी होंगे, मगर लो की होंगे। ज़्यादा किसी रीजनल पावर को अपसेट नहीं करेंगे, किसी ग्लोबल पावर को अपसेट नहीं करेंगे, और किसी एक बास्केट के अंदर अपने अंडे नहीं डालेंगे। एंड सो देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान, a normalization of relations with India, no dependency but normalization, and continued normalization with the Western powers, because all their exports, which is the base of their economy, are linked to demand in Western countries. तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश विल ऑप्ट फॉर अ न्यूट्रल कोर्स, एंड आई थिंक चाइना भी यही चाहेगा, और इंडिया ये तो नहीं चाहेगा कि वो प्रो पाकिस्तान हो जाए, तो वो न्यूट्रल जो है वो इट विल एक्सेप्ट दैट, बिकॉज इंडिया के ख़िलाफ़ वहाँ बहुत बड़ी अब एक सेंटिमेंट है नई पौध के अंदर। उसकी वजह यही है कि जितना तशद्दुद हुआ है अवामी लीग ने किया है वहाँ, वो इंडिया के सपोर्ट के साथ किया है वहाँ। इसलिए इंडिया इज़ नाउ ऑन द हुक। इंडिया विल हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। मगर इंडिया का यही मसला है कि इंडिया ने हमेशा हर जगह पे ओवरबेयरिंग प्रेजेंस करने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की कोशिश की है, हेजमनी करने की कोशिश की है। इसीलिए श्रीलंका भी डामाडोल हो गया, वो भी दूर हो रहा है, नेपाल भी दूर हो रहा है, मालदीव चला गया, पाकिस्तान चला गया, अब बांग्लादेश भी चला गया। एंड इंडिया के अंदर खुद ये कॉमेंट्री हो रही है कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन अ डिज़ास्टर। और शो में साथ देने का शुक्रिया। आप जो जिक्र छेड़ा है सेठी साहब ने, हम उसी पे बात करेंगे, और इसी पे सवाल जो आया है वो मोहम्मद कासिम साहब हैं सऊदी अरब से। जी, क्या बांग्लादेश में किसी अमेरिकन सीआई या जे मुसाद इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उनका हाथ नहीं है? अगर उनका हाथ है तो मुझे जो शक पड़ता है इमरान खान की तरफ से जो भौचाल मचाया हुआ है उसको चिंगारी देने के लिए क्या ये एक डेमो नहीं दिखाया गया पाकिस्तान के अवाम को?
हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले बांग्लादेश को टैकल कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनके बारे में खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं कि उन्होंने रजीम चेंज कराई है यहाँ, और अभी भी खान साहब उस बात पे डटे हुए हैं कि अमेरिका का हाथ था उनकी रिमूवल में, कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ख़ुसूसन जनरल बाजवा को के ऊपर प्रेशर था कि इसको ना आने दें, इसको तब्दील करें। अब क्या वो साजिश थी या कोई डायरेक्ट ऑर्डर था, ऐसी तो बात नहीं थी, मगर एक इंडिकेशन थी। दिस इज़ खान साहब्स पोजीशन। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर भी लोगों ने ये बात लिखी है, स्पेशली इंडियन कमेंटेटर्स, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है इसमें। वो कैसे है ये नहीं कह रहे कैसे है, और ये भी नहीं कह रहे क्यों है, मगर क्या ये ज़रूर रहे हैं कि डोनाल्ड लू जो है वो आया था, उसने मुलाकातें की थी इधर उधर, और उसके बाद उसका एक रोल भी रहा है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में, रेजीम चेंज जहाँ जहाँ रेजीम चेंजेस हुई हैं या रेजीम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब वो अमेरिका का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट है तो किस तरीके से रेजीम चेंज कराएंगे। पहली बात तो ये है कि रेजीम चेंज कराने के तो दो तरीके होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। एक ही होती है कि क्योंकि रेजीम चेंज आर्मी करती है आमतौर पे कूज के ज़रिए या इनडायरेक्ट प्रेशर डालने के लिए, तो उनके जो अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके हर दुनिया की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़े तवील और सीरियस राब्ते रहे हैं और हैं अभी भी। और जब एक मुल्क डिपेंडेंट हो जाए किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फॉर वेपन्स सप्लाईज़ एंड ऑल्सो फॉर एड, तो फिर ज़ाहिर है वो राब्ते जो हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और बात सुनी जाती है। मगर क्या बांग्लादेश में क्या सिचुएशन थी? अब बांग्लादेश में आर्मी बड़ी माइनर फैक्टर है, इट्स नॉट अ मेजर फैक्टर लाइक इन पाकिस्तान। तो और उनके भी कोई ख़ास लंबे चौड़े कोई कू मेकिंग आर्मी नहीं है अभी इस स्टेज पे। तो क्या अमेरिकनों ने आर्मी को उकसाया? नो। स्टूडेंट्स को उकसाया? अच्छा, अब जब ये स्टूडेंट्स की बात आती है तो फिर हमें याद आता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म का एक मूवमेंट चला था, इट वाज कॉल्ड द PNA मूवमेंट। उस वक्त भी जमात इस्लामी और अपोजिशन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ के ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस है कि अमरीकनों ने पैसा चलाया था और इशारे किए थे कि निकालो इसको, और ज़ियाउल हक साहब चीफ थे, तो यकीनी तौर पे बाद में उनको भी उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि आप इसको निकालें। और उसकी वजह यही थी कि भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशंस में भी और हर जगह पे आंखें दिखाई थी वेस्टर्न पास को, और उन्होंने दो चीज़ें की थी जिसके साथ वेस्टर्न पास बड़े नाराज़ थे। जैसे खान साहब के साथ नाराज़ थे उस तरीके के साथ भुट्टो साहब के साथ भी नाराज़ थे। वन इशू वॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उन्होंने इनिशिएट किया था, जिसके ऊपर सख्त खिलाफ थे वो कि ये क्या कर रहा है, और गुस्सा था। और दूसरा ये था कि जी इन्होंने इस्लामिक समिट की थी कॉल लाहौर शहर में, और इनका कोशिश ये थी कि उस वक्त दो ब्लॉक्स थे ग्लोब में, एक था एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक, ये उस वक्त के जो नेटो सेंटो सीटो इस किस्म के बगदाद पैक्ट से, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के सदर टीटो और इस किस्म के लोग थे जिन्होंने, और चाइना, जिन्होंने एक थर्ड ब्लॉक बुलाने की कोशिश की थी, द न्यूट्रल ब्लॉक। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये फैसला। और भुट्टो साहब ने सोचा कि, और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, तो भुट्टो साहब ने सोचा हम उस ब्लॉक पे तो नहीं हो सकते जिस ब्लॉक में इंडिया है, तो भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट करके एक चौथा ब्लॉक बनाने की कोशिश की। अच्छा, जब ये और वो चौथा ब्लॉक में वो कामयाब होने जा रहे थे, मगर इसीलिए दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ही हैड टू बी रिमूव्ड, बिकॉज इस्लाम का ब्लॉक जो था वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ द अदर थ्री ब्लॉक्स। तो इसलिए भुट्टो साहब को जाना पड़ा। अब आइए यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। बांग्लादेश इज़ इनसिग्निफिकेंट। बांग्लादेश में कोई ख़ास अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया के इंटरेस्ट थे, और वो इसी दो हद तक के पाकिस्तान के साथ एलाई ना करें, क्योंकि एक वक्त था जब बांग्लादेश की सरजमीन से इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होती थी, खुफिया कार्रवाई हमारी एजेंसियां करती थी। तो इंडिया को ये भी था कि अब जबकि अब आजकल जो इल्ज़ाम है वो नेपाल के ऊपर है कि नेपाल के अंदर से हमारी एजेंसियां क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडियंस।
एंड सो ऑन, और वहाँ भी कि बांग्लादेश से भी ये करते हैं। तो इसीलिए हसीना was supported by India because she cut off all relations with Pakistan. Khalda Zia, on the other hand, had good relations with Pakistan, and so therefore India was supporting Hasina Wajid. And the Americans, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि हसीना वाजिद जो है वो चाइना के करीब ना जाए, इंडिया के करीब ज़रूर रहे। इनफैक्ट इंडिया के ब्लॉक के अंदर बिल्कुल वेलकम। आखिरी स्टेजेस पे हसीना ने इंडिया से थोड़ा दूर होने की कोशिश की और उन्होंने चाइना के साथ कम्युनिकेशन खोल ली और उनको कोई रेल लाइंस और रोड लाइंस देने का फ़ैसला किया, क्योंकि इंडिया के साथ रिवर्स और पानी के ऊपर प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी बहुत लेवरेजिंग की जाए, जिसकी वजह से इंडिया भी नाराज़ था और अमेरिका भी नाराज़ हो गया, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंडिया अमेरिका कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी को भी कि वो चाइना के करीब हों, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और क्लैश आ रहा है और चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब वो रशिया वाली चीज़ इतनी नहीं रही जितनी वो जब फ्यूचर का सोचते हैं तो वो चाइना का सोचते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमेरिकनों का हाथ हो, मगर कोई एविडेंस नहीं निकली इस वक्त तक। इंडियंस बड़े कन्विंस्ड हैं दो बातों के। एक भी वो ये कहते हैं कि ये साहब जो हैं यूनस, ये जो हैं ये बड़े प्रो अमेरिकन हैं और हमेशा इनको अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट रही है। इसके ऊपर बाद में हम बात करते हैं। और दूसरा ये कि चाइना की वजह से कि हसीना का करीब होना अमेरिकन का भी इंटरेस्ट आ चुका था। मेरा ख्याल अगर था तो इतना ही होगा कि नॉट दिया होगा कि वी डोंट माइंड गेट रिड ऑफ या इट्स ओके नो प्रॉब्लम। बट क्या उन्होंने कोई डिलिबरेटली कोई चीज़ प्रोवोक की, मैं नहीं समझता। इतना इंटरेस्ट नहीं था उनका। मगर क्या अगर ये ऐसे हो, वुड इट सूट देम? यस, व्हाई नॉट।